हाय, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने स्कूल चैनल आइकन पे पब्लिक स्कूल पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीपुल एज रिसोर्स का। पीपुल एज रिसोर्स जो क्लास 9 का चैप्टर है, पीपुल एज रिसोर्स। टॉपिक ही है पीपुल एज रिसोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन, यानी संसाधन के रूप में लोग। कैसे समझें इसको, पीपुल एज रिसोर्स को कैसे डिफाइन करें, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि पीपुल एज रिसोर्स is a way of referring to a country's working people in the terms of their existing skills and abilities। अब कहता है इसका तात्पर्य क्या हुआ कि लोग एक संसाधन के रूप में हैं। इसका अपेक्षा उस तथ्य से है कि किसी भी देश का कार्यकारी लोग, जो प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोफेशन से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो अपना स्किल का इस्तेमाल, अपना क्षमताओं, अपना कौशल का इस्तेमाल देश के जीडीपी को बढ़ाने में करते हैं, देश के जीडीपी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मानव जो है वो संसाधन के रूप में है। मानव जो है क्या है, संसाधन के रूप में है, क्योंकि इनका योगदान होता है एनुअल इनकम रेट बढ़ाने में देश का, किसी भी देश का, यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को उत्पादन बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग कहने से एक और वर्ड आता है ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। इसका ये क्या है कि किसी भी देश के लिए जो मानव पूंजी है वो एक संपत्ति की तरह है। जैसे कि आगे हम देखते हैं, पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। कहता है कि किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए जो जनसंख्या है वो एक संपत्ति के रूप में क्या है, एक एसेट के रूप में संपत्ति है। वो भी तब जब हम उस देश की जनसंख्या पे या जब हम उस देश के लोगों पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट किस पे करें भाई, तो इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो किया जाता है एजुकेशन पे, वो किया जाता है ट्रेनिंग पे, वो किया जाता है मेडिकल केयर पे। मतलब कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसको अच्छी शिक्षा दिया जाए, उसके शरीर, उसके बॉडी, यानी कि उसके हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, कुशल बनाया जाए। अगर ये तीनों चीज़ किसी खास जनसंख्या या किसी खास पीपुल को लोग में दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ का इस्तेमाल करके, योगदान करके, वो अपना एबिलिटी लगा के, क्षमताओं लगा के, स्किल प्रोडक्शन में अपना बहुत से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। तो उस योगदान से क्या हो सकता है कि अपना जीडीपी क्या होगा, उस देश का जीडीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो वहाँ पे 3 चीज़ का इन्वेस्टमेंट होना बहुत ही जरूरी है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। वास्तव में इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। वास्तव में हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी जो है एक भंडार है। एक क्या है, भंडार है स्किल का और प्रोडक्टिव नॉलेज का। तो ये था ह्यूमंस कैपिटल, ये था आपका पीपुल एज रिसोर्स। नहीं, ये कुछ पॉइंट्स थे। अब अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज विच रिजर्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दीज एक्टिविटीज एंड द वैल्यू टू द नेशनल इनकम। अब कहता है कि कुछ ऐसा क्रियाकलाप लोगों के द्वारा, आदमियों के द्वारा या उस देश की जनसंख्या के द्वारा, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ की सामान के उत्पादन में, वहाँ के सर्विस में बढ़ोतरी होती है, प्रोडक्शन में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, जिससे नेशनल इनकम में क्या होता है, ग्रोथ होता है, उसका वैल्यू ऐड होता है नेशनल इनकम में, जिससे क्या होता है, बदले में इनकम आती है। तो इस सारे एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहाँ से कोई भी आप जितना भी काम करो बदले में आपको कुछ ना मिले। तो ये था इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पैसे के आधार पे, काम करने के आधार पे हम लोग इसको 3 भागों में बांट देते हैं। जब हम लोग क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर ही आ जाएगा फुल्ली। तो अभी थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जिससे अर्न होता है, उसमें है एग्रीकल्चर से लोग जुड़े होते हैं, फॉरेस्ट्री विभाग में जुड़े होते हैं, पशुपालन विभाग से जुड़े होते हैं, मछली उत्पादन करते हैं।
खेती करते हैं। तो ये सारे चीज से जो लोग जुड़े होते हैं, ये सारे चीज से जो लोग जुड़े होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। उसमें इस प्रकार के एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे किसी चीज को बनाया जाता है या फिर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और टर्सरी में क्या होता है कि सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ, टूरिज्म, ये सारे चीज प्रोवाइड किया जाता है। मतलब इस सारे चीज में लोग क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो इस सेक्टर को टर्सरी बोलते हैं। इसको आप सर्विस सेक्टर के भी नाम से जान सकते हैं और प्राइमरी को एग्रीकल्चर सेक्टर के भी नाम से जान सकते हैं। अब कहता है कि इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पे क्या होता है, प्रोडक्शन और गुड और सर्विस के आधार पे हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक मार्केट और दूसरा नॉन मार्केट। एक मार्केट और दूसरा नॉन मार्केट। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज मतलब कहने का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसको दो भागों में बांट दिया, मार्केट और नॉन मार्केट। मार्केट में है द रेम्यूनरेशन पेड टू एनीवन हु परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट और पे। कहता है एक वैसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे कोई व्यक्ति अर्न करने के लिए अगर कोई काम करता है तो बदले में उसको कुछ मेहताना मिलता है। मतलब अब हम कोई काम किए तो उसके बदले में जो हमको पैसा मिलता है, ये सब एक्टिविटी मार्केट में रखते हैं। नॉन मार्केट में वैसा एक्टिविटी जिसका प्रोडक्शन हम खुद के लिए करते हैं, अपने लिए और इसमें किसी दूसरे के लिए। इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ सर्विस एंड गुड्स, उसमें गवर्नमेंट का भी जो सर्विस होता है वो शामिल होता है। इसमें क्या होता है, इट गेट्स यू प्रॉफिट, इसमें आपको फायदा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो ये हम अपने लिए करते हैं और खास करके इसमें प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट खुद के लिए होता है और इससे कोई खास प्रॉफिट नहीं होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज से। तो यही था अपना मार्केट और नॉन मार्केट। अब बाकी आप क्या है कि बुक को पढ़िएगा तो और डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में जो मेन पॉइंट्स हैं आपको बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुक नहीं पढ़िएगा तो फिर समझ में कैसे आएगा, इसलिए आपको बुक पढ़ना जरूरी है। आप क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन करने का मतलब कि हमारे देश में जितने सारे लोग रहते हैं या हमारे देश की जितनी सारी जनसंख्या है जो कि एक संसाधन के रूप में है, जो कि एक रिसोर्स के रूप में है, तो उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। क्वालिटी होगी तभी तो नेशनल ग्रोथ में जीडीपी में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। तो क्वालिटी जो होगी, द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब कि उस देश की जनसंख्या में उसमें कितने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, उनके जिंदगी जीने की क्षमता कितने से कितने दिन तक है, उनके यहाँ उसके अंदर कौशल कितना है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ये सारे चीज़ किसी भी देश के लोगों के अंदर देखा जाता है। यही सारे चीज़ को बोलते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब आपको हम एक एग्जांपल्स के बारे में बताना चाहेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में दो दोस्त की कहानी दी हुई है, जहाँ पे आप देखे होंगे एक ही गांव का दो दोस्त रहता है, जिसकी कहानी बताई गई कि एक पढ़ाई करता है, एक एजुकेशन लेता है और एक एजुकेशन नहीं लेता है। तो जो बंदा एजुकेशन लेता है उसका देखे होंगे, जो बंदा एजुकेशन लेता है उसका आप देखे होंगे कि वो बाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, वहाँ से अर्न करता है और उस अर्न से अपना फैमिली को भी कवर करता है और उसके अर्निंग से देश के भी ग्रोथ में भी योगदान होता है। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त में देखते हैं कि वो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करता और ज़िंदगी भर मछली उत्पादन का काम करता है, जिसमें उसकी स्वास्थ्य भी खराब हो जाती है और वो लाइफ में कुछ अच्छा कर भी नहीं पाता है। तो उसका योगदान जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है, बट उसके दोस्त का योगदान जीडीपी में जोड़ा जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो आगे देखते हैं रोल्स ऑफ एजुकेशन। रोल्स ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन का ये क्या योगदान है। एजुकेशन में जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा। जितना सारे पढ़े लिखे लोग होंगे उतना अच्छा दिमाग लगा के नया चीज़ करेंगे और जो नया चीज़ करेंगे उससे देश के इकोनॉमिक में बढ़ोतरी होगी।
तो कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि जितना हम एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हमको मानव पूंजी बनाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। कहता है वन कैन अर्न हायर इनकम बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सन। आप कहता है कि जितना पढ़ा लिखा इंसान होगा उसकी अपनी एबिलिटी जो होगी किसी भी प्रोडक्शन को बढ़ाने में, एजुकेशन और बेटर ट्रेंड रहेगा पर्सन, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के कारण, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के कारण। कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कैन गिव अस हायर रेट्स इन फ्यूचर। अगर हम आज के डेट में अधिक से अधिक शिक्षा पे खर्च करें, अधिक से अधिक शिक्षा पे खर्च करें तो कल यानी कि फ्यूचर में वो जो खर्च है वो हमारा क्या होगा, हायर रेट्स में हमको वो मिल जाएगा। क्योंकि अगर आज हम अधिक से अधिक लोगों को पढ़ा लिखा देंगे तो वो आगे चल के अच्छे अच्छे जॉब्स करेंगे, अलग अलग सर्विस बनाएंगे, गुड्स बनाएंगे और वो देश की इकोनॉमी में हमारा क्या होगा, एक हायर रेट्स के तौर पे हमको रिटर्न में मिलेगा। जब शुरुआत में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था कि हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 18% था, लेकिन जो आज के डेट में बढ़ के लगभग 74% हो गई है। फिर भी बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 63.04 के आसपास लिटरेसी रेट है, सबसे कम पूरे भारत में सबसे कम, और केरल में सबसे ज़्यादा लगभग 94% के आसपास। तो ये एक डाटा था, तो एजुकेशन में उस समय 18% और अभी 74%। और 1951 में बहुत सारे खर्च किए गए थे, प्लानिंग किया गया था, 11वां प्लानिंग किया गया था, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम आपको आगे अभी जस्ट बताएंगे। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे 2010 में सर्व शिक्षा अभियान आया, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। दूसरा है रोल ऑफ हेल्थ। किसी भी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ का, ह्यूमन रिसोर्स में हेल्थ का कितना बड़ा योगदान होगा। जितना अच्छा हेल्थ रहेगा उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। कहता है हेल्थ सेक्टर डेवलप कैन प्रूव यूजफुल फॉर द इकोनॉमी। जितना हेल्थ सेक्टर डेवलप करेगा हमारे इकोनॉमी के लिए वो उतना क्या है, उपयोगी है। हेल्थियर द पीपुल, अब जितना स्वस्थ व्यक्ति होगा द मोर दे वर्क, वो अधिक से अधिक काम कर पाएंगे, एंड मोर दे प्रोड्यूस, एंड अधिक से अधिक उत्पादन कर पाएंगे और अधिक से अधिक अर्न कर पाएंगे, जिसके बाद क्या होगा, उसकी अर्निंग हमारे देश के लेवल में क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। तो अपना जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, उसका क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी उसके आकलन में, परसेंटेज में। अब कहता है एज इट सेड, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, धन है। ए हेल्दी पर्सन कैपेसिटी टू वर्क इंक्रीज एंड बिकम्स मोर प्रोडक्टिव। अगर वो स्वस्थ व्यक्ति होगा तो अधिक से अधिक उसके काम करने की क्षमता होगी, और अधिक से अधिक काम करने की क्षमता के कारण वो अधिक से अधिक गुड्स एंड सर्विस का क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे रोल्स ऑफ हेल्थ के और रोल्स ऑफ एजुकेशन से, जो ह्यूमन रिसोर्स को आगे बढ़ाने में कितना इसका महत्वपूर्ण योगदान है। एक टर्म है उसके बाद एनसीईआरटी में, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। Unemployment is said to exist when people who are willing to work cannot find job। ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने लिए कोई काम नहीं खोज पाता है, सब कुछ टैलेंट होने के बावजूद भी वो अपने आप के लिए कोई अच्छा सा वर्क नहीं कर पाता जिससे वो अर्न कर सके। उसी में एक टर्म है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। क्या है, एजुकेटेड। कहता है मैनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशंस, ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। वैसे यूथ, वैसे जवान जो मैट्रिक कर चुके हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, बट अपने लिए कोई भी जॉब हासिल करने में असमर्थ है, तो इसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद है नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है, सीजनली और डिसगुइज्ड। सीजनली में होता है, ये तब होता है जब साल के कुछ महीनों में लोग अपने लिए काम नहीं सर्च कर पाते हैं। दिस ऑकर्स व्हेन पीपल फेल टू गेट वर्क ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। उसके बाद है डिसगुइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है रिफर्स टू ए सिचुएशंस वेयर इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए जॉब इज मोर देन एक्चुअल रिक्वायर्ड टू द जॉब। कहने का तात्पर्य ये परिस्थिति कब होती है, जब किसी जॉब में क्षमता से अधिक लोग काम करने लगते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मात्र 4 लोगों की आवश्यकता है, बट उसमें 7-8 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो जो 4 के अलावा जो एक्स्ट्रा वर्कर्स है वही कहलाते हैं
डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ पॉइंट थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब है सर्व शिक्षा अभियान। क्या है? एक एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तो इसे समय समय में बहुत सारे काम किए। उसमें से एक है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2010 में लाए थे। इसमें क्या था? इट इज द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 10। अब कहता है कि 6 साल से 14 साल के लिए सबको शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था इस स्टेप में, जो कि एकदम मोटिवेशनल स्टेप था सरकार का, ताकि एजुकेशन क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जा सके। अब उसी में 2 पॉइंट्स है कि एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग। इस 2 कारण के अर्निंग के कारण इसका फायदा हो जाता है। एजुकेशन एंड स्किल अगर है तो आपके लिए अर्निंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसी में से एक टर्म है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बाकी चीज़ जितने भी पड़े सब ऑर्गेनाइज में है। अनऑर्गेनाइज में क्या है कि इसमें भी एम्प्लॉयमेंट तो मिलती है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो आपका इनकम जो होता है वो इरेगुलर्स होता है, पैसा कम मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर्स एंड लो इनकम इन द सेक्टर। दिस इज द एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। कहता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है, वहाँ भी बहुत सारे लोग प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है कि एक तो पर डे काम नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है तो उतना इनकम नहीं मिलता है जितना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह इसमें फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, जैसे मैटरनिटी लीव हो गया, बच्चे को देखभाल करने के लिए छुट्टी हो गई, या दूसरे प्रकार का जो भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है, इस सेक्टर में आपको नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद है अगर अधिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो क्या क्या हो सकता है? तो उसमें से एक है कि जो हमारा पॉपुलेशन क्या है, एक प्रकार का मैन पावर है, एक प्रकार का संसाधन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में उसका वास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वास्टेज। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। जो हमारा आर्थिक स्थिति है उस पर ओवरलोड पड़ने लगता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। और लास्ट में है अनएम्प्लॉयमेंट में लीड इंक्रीज टू सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। अत्यधिक बेरोजगारी बढ़ने के कारण समाज की स्थिति बिगड़ जाती है और एक टेंशन का माहौल उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने पीपुल एज रिसर्च को आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताने की कोशिश करें, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।